हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे और हमारे टोटल 10 क्लासें हो गई थी। आज जो हमारा रहेगा वो 3rd चैप्टर रहेगा और 11वीं क्लास रहेगी। ठीक, तो आज हम देखेंगे उच्चारण। देखिए, उच्चारण का अर्थ शब्द को मुंह से बोलना, शब्द या उसके वर्णों को कहने का ढंग। मतलब किसी भी शब्द को मुंह से बोलना या शब्द को कहने या शब्द या उसके वर्ण को कहने का ढंग, कि किसी शब्द या वर्णों को हम किस तरह कहें। ठीक, आगे देखिए। जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है, जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है, उसे उसका उच्चारण कहते हैं। देखिए फिर से, जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है, उसे उसका उच्चारण कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। मुख से अक्षरों को बोलना क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। हिंदी में एक वैज्ञानिक भाषा है, उसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण कहलाता है। मतलब इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था को हम किसे, लय भी होना चाहिए, बल, स्वराघात, गति और विराम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब है उच्चारण के प्रमुख तत्व। देखिए, ध्वनि व्यवस्था, मतलब हमारी ध्वनि व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए वो देखेंगे। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए। मतलब अगर हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो हमें सही क्रम पता होना चाहिए, ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा। मतलब कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्तर से होगा। ठीक, आगे देखिए। अब उसके बाद देखेंगे बल। किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे बल कहते हैं। जिस ध्वनि या वर्ण का उच्चारण हम जिस शक्ति द्वारा करते हैं उसे बल कहते हैं। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल न देने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मान लो कोई शब्द है, वहाँ पे ज़्यादा बल लगाकर बोलना है, तो अगर हम बल ना देकर उसे नॉर्मली बोलेंगे तो वो शब्द का अशब्द हो जाएगा, मतलब वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अक्षर या वर्ण। देखिए जैसे फल, ये तो एक नॉर्मली तरीके से निकल रहा है। फल में बल नहीं लग रहा है बोलने पर। ठीक, वहीं पे दूसरा है शब्द देखिए, जैसे कि सीता, सब्जियां। अगर हम सीता को, मतलब सीता में बल ना दें, अगर करें सीता ना बोलकर अगर करें सीता, तो ये आपका देखिए, ये आपका शब्द गलत हो जाएगा। ठीक, ये आपका शब्द गलत हो जाएगा। अगर हम सीता की जगह सीता बोल दें, नॉर्मली बोल दें, अगर बल ना लगा इसमें, तो ये आपका शब्द गलत हो जाएगा। ठीक, वाक्य देखिए,
मोर बगीचे में नाचती है। मोर बगीचे में नाचती, देखो इसमें भी बल लग रहा है। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद है लय। एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। लय एक अक्षर बोलने के पश्चात, मतलब एक अक्षर को बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के मध्य, मतलब दूसरा अक्षर के बोलने के मध्य मतलब बीच। ठीक, समान समय देने को, मतलब समान रूप से समय देने को हम लय कहते हैं। ठीक, इसके बाद चौथा है गति। वर्णों के उतार चढ़ाव को, वर्णों के उतार चढ़ाव को गति का अर्थ शब्द समूह के मध्य, शब्द समूह के मध्य हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से है। ठीक से देख लीजिए, गति के उतार चढ़ाव को गति का अर्थ शब्द समूह के मध्य में हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से है। जो गति होती है, मतलब गति मीन्स स्पीड। ठीक, अगर हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमें ध्यान देना है कि किस शब्द में कहाँ पे, मतलब कहाँ पे हमें उतार करना है, कहाँ पे चढ़ाव करना है, मतलब कि कहाँ पे हमें किस शब्द को धीमी गति में बोलना है और किस शब्दों को हमें तेज गति में बोलना है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए कि विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है आराम या विश्राम। ठीक, लंबे लंबे या बड़े वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें बीच में थोड़ा सा विराम लेना या रुकना, विराम लेना या रुकना से है। ठीक, मान लो हम कोई चीज़, किसी भी कहानी या किसी कविता को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उससे हम क्या लंबे लंबे या बड़े बड़े वाक्यों को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ते समय क्या बीच में हमें विराम, थोड़ा सा विराम लेना या रुकना बनता है। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद छठा है स्वराघात। देखिए, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह या अवरोह को स्वराघात कहते हैं। मतलब स्वराघात उच्चारण में ध्वनियों को समुचित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जब हम वहाँ पे आरोह या अवरोह का प्रयोग करते हैं उसे स्वराघात कहते हैं। ठीक, आरोह अवरोह, आरोह का मतलब होता है घटते, मतलब कि घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम की तरफ ले जाना। ठीक, और अवरोह का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम को घटते हुए क्रम की तरफ ले जाना। ठीक, आगे देखिए। उच्चारण दोष के कारण, मतलब कि हम देखेंगे कि उच्चारण करते समय दोष के कारण, मतलब किन कारण से दोष होता है। ठीक, शुद्ध उच्चारण न करने के निम्न कारण हो सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करने के निम्न कारण हो सकते हैं। तो देखिए कौन से कारण। पहला है अध्यापक का कक्षा में अशुद्ध उच्चारण करना, अनुकरण करना। मतलब कोई टीचर है, किसी शब्द का कक्षा में अशुद्ध उच्चारण कर रहा है और बच्चे उसका अनुकरण कर रहे हैं, मतलब अनुकरण कर रहे हैं, तो ये एक आपका उच्चारण का एक दोष हो गया। ठीक, वहीं पे दूसरा है उच्चारण स्तर का ज्ञान ना होना, मतलब कि उच्चारण करने का ज्ञान ना होना, सही से पता ना होना। ठीक, तीसरा है व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार होना, व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार होना। उसके बाद चौथा है क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना, मतलब कि हमारे अगल बगल क्षेत्र का प्रभाव पड़ना। ठीक है, कि अगर जिस हम माहौल में रहेंगे तो हमारा उसी प्रकार से बात करने का एक तरीका हो जाएगा या उच्चारण करने का एक तरीका हो जाएगा। ठीक, तो हमारे क्षेत्र में जिस तरह से, जहाँ पे आसपास वातावरण जिस तरह से बोली भाषा होगी उसी तरह से हम लोग सीख जाएंगे। ठीक, वही की क्षेत्रता, उसी को हम क्षेत्रता का प्रभाव कहते हैं। ठीक, वहीं पे पांचवा अशिक्षित परिवार, मतलब कि अशिक्षित परिवार मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ परिवार भी अगर होता है तो वहाँ पर भी उच्चारण के दोष होते हैं। ठीक, उसके बाद छठा है प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण, मतलब कि प्रारंभिक शुरुआती स्तर पर उच्चारण। ठीक, आगे देखिए।
फिर सातवां है वर्णों को नाक से बोलना, मतलब कि कोई बच्चा होता है कि किसी वर्णों को नाक के बल से बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, नाक के बल से बोलना मतलब मिमियाना। तो वहाँ पर भी उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। अगर वो नाक के बल से बोल रहा है तो वहाँ पे सही उच्चारण नहीं निकलेगा। उसके बाद आठवां है डर या भय के कारण। मान लो कोई बच्चा है उसके अंदर डर या भय है तो वो भी सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा, ठीक। आगे देखिए उच्चारण संबंधी अशुद्धियां का उनका निराकरण। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां और उनका निराकरण, ठीक। देखिए मतलब किस तरह से निराकरण करेंगे, हम बताएंगे कौन से शब्द का अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है, किस तरह से सही लिखना है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अशुद्धियां। चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अशुद्धियां देखेंगे, ठीक। तो देखिए ये आपका अशुद्ध, ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ये शुद्ध। तो देखेंगे जैसे कि आँख, ये आपका अशुद्ध, इसमें चंद्र बिंदु है, ये आँख, ये आपका शुद्ध है, यहाँ पे आपका अनुस्वार लगेगा जबकि लोग चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ठीक। वहीं पे शंकर में अनुस्वार लगाए और ये आपका शंकर, ये चंद्र बिंदु, ठीक। तो यहाँ पे शंकर में अनुस्वार ना लगाकर चंद्र बिंदु लगेगा। दांत में चंद्र बिंदु ना लगाकर अनुस्वार लगेगा, ठीक। वहीं पे ठंडा को हम इस तरह न लिखकर ठंडा को इस तरह लिखेंगे। गूंगा में चंद्र बिंदु न लगा के गूंगा में अनुस्वार बिंदु लगेगा, ठीक। आगे देखिए उसके बाद सा तथा सा की अशुद्धियां लिखेंगे, ठीक। जैसे कि शुद्ध रूप से विश्वास, यह शुद्ध है। विश्वास को, ये आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध है। विश्वास को इस तरह लिख देते हैं तो अशुद्ध। उसके बाद शक्ति आपका ये शुद्ध है, ये शक्ति आपका अशुद्ध है। उसके बाद स्वप्न का, ये आपका शुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ठीक। वहीं पे देखिए प्रसाद को इस तरह लिखेंगे और ये प्रसाद आपका अशुद्ध है। नाश को शुद्ध इस तरह लिखेंगे और ये आपका अशुद्ध है। अशोक को शुद्ध ये आपका अशुद्ध है, ठीक। आगे देखिए उसके बाद है रा ला ंग के उच्चारण पर अशुद्धियां, ठीक। ये शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध। देखिए पढ़ाई को इस तरह कर लिख देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा पढ़ाई, ये आपका शुद्ध है। बूढ़ा ये इस तरह लिखेंगे तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। बूढ़ा को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक। वहीं पे देखिए खिड़की को इस तरह लिखने पे ये गलत मानी जाएगी, खिड़की की आपका शुद्ध है। उसके बाद पौड़ इस तरह लिखने पे अशुद्ध, पौड़ इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। अब देखेंगे संधि संबंधित अशुद्धियां। उपरोक्त उपयुक्त ये आपका सही है, ठीक। ये आपका गलत है। अत्यधिक ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ठीक। ऐतिहासिक को इस तरह लिखते हैं तो इस तरह ये आपका गलत माना जाएगा। इतिहास को ऐतिहासिक इस तरह लिखे जाए। उन्मुख ये आपका गलत है, ये आपका सही हो जाएगा सम्मुख, ठीक। अब 5वां नंबर है हास्य स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर हास्य आ की जगह आ लिखिए। देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। अशुद्ध शुद्ध 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 देखेंगे। अलौकिक ये आपका शुद्ध हो जाएगा जबकि अलौकिक आपका अलौकिक इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। यही आपकी पूर्ति आपका इस तरह ना लिखकर पूर्ति इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। अधीन को इस तरह लिखकर अधीन इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। वहीं पे देखेंगे पीताम्बर को इस तरह ना लिखकर पीताम्बर ऐसे लिखा जाएगा। पूज्य को इस तरह लिखकर पूज्य इस तरह लिखा जाएगा। वहीं पे आशीर्वाद को ऐसे न लिखकर आशीर्वाद को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब देखेंगे वर्तनी भाषा, ठीक। देखिए
भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक, आगे देखिए। पारंपरिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप से ध्वनियों को लिखित रूप में लिखते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। देखिए फिर से, पारंपरिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिखित रूप में लिखते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम नियोजित करना शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, आगे देखिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, री के स्थान पर री लिख देना, जैसे अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध। देखिए, ऋष को इस तरह लिख देने पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऋष इस तरह लिखा जाए, वहीं पे जी तो कुछ इस तरह लोग लिखते थे, ऐसे ना लिख कर, ये तो आपका ये शुद्ध माना जाएगा। ऋण ये आपका गलत माना जाएगा, ये आपका ऋण शुद्ध माना जाएगा। आगे देखिए। उसके बाद है अण के स्थान पर ना लिख देना, जैसे लक्ष्मण को अगर इस तरह लिखेंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण को ऐसे लिखेंगे, ब्रह्म ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मण को इस तरह लिखेंगे, आपका शुद्ध हो जाएगा। वहीं पे करुणा, मतलब करुणा को ऐसे लिखेंगे, अशुद्ध हो जाएगा। करुणा को यहाँ पे देख लेना, करुणा को ऐसे लिखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद खा कटकोण वाला सा के स्थान पर पा लिख देने की अशुद्धियाँ, जैसे विषय, ये आपका पावन है बीच में। विषय को अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। विषय को कुछ इस तरह लिखेंगे, उसमें पट को इस तरह लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। कष्ट को इस तरह लिखेंगे। ठीक, इसके बाद छात्र के स्थान पर छा लिखना, जैसे देखिए क्षितिज को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये आपका शुद्ध माना जाएगा। क्षितिज इस तरह लिखा जाएगा। परीक्षा को ऐसे लिखेंगे, अशुद्ध माना जाएगा। परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। फिर है छतरी, छतरी को ऐसे लिखेंगे, अशुद्ध होगा। छतरी को हम इस तरह लिखेंगे। क्षेत्र ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्षेत्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, वहीं पे फिर लक्ष्मण आपका गलत हो जाएगा, लक्ष्मण इस तरह लिखेंगे। छीन आपका ये अशुद्ध माना जाएगा। छीण कुछ इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, देखिए नोट, जैसे कि ब्रह्मा को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे। ठीक, ब्राह्मण को ऐसे ना लिखकर इस तरह लिखेंगे। चिन्ह को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो जो आज की हमारी क्लास थी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।